1947 देश की आजादी के समय की कहानी फिर से दोहराते हैं। आज लास्ट क्लास हमने देखा था ईसीजी। ईसीजी के अंदर मैंने आपको बताया कि अपने हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखने के लिए जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ईसीजी कहते हैं। आर्टरीज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन को चेक किया जाता है किसके माध्यम से, कार्डियक कैथेटराइसिस का मैंने आपको नाम लिया था। जब ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखा जाए उसे क्या कहते हैं, ईईजी कहते हैं। इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ आइज को देखने के लिए क्या किया जाता है, ईएनजी किया जाता है। पहले विलियम एंथोवेन की कहानी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। विलियम एंथोवेन जिनका जन्म हुआ था, कब हुआ था बेटा जी, यहाँ पे 1860 में, और देल रोग के लिए कब प्रस्थान किए थे, 1927 में। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा सर विलियम एंथोवेन ने किसको दिया था, ईसीजी को दिया था। किसके बेसिस पे दिया था, तो लास्ट क्लास मैंने आपको बताया गैल्वेनोमीटर के आधार पर उसको वेव को देखा गया था। तो सबसे इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है, कितने लीड्स का यूज होता है। इलेक्ट्रोड्स मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोड्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा ईसीजी में कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बोलना 10 होते हैं। ईसीजी के अंदर कितनी लीड होती है, 12 लीड में कौन कौन सी होती है, लिम्ब लीड होती है, एगुमेंटेड होती है और चेस्ट लीड होती है। कितने टाइप की बताई मैंने आपको, 3। सबसे पहले मैंने आपसे कहा से एगुमेंटेड कौन कौन सी होती है, एवीआर, एवीएल, एवीएफ, यस। इसके बाद में V1 से लेकर V6 होती है, कौन सी होती है बेटा, चेस्ट लीड होती है। लिम्ब लीड को कहा जाता है बाइपोलर के नाम से जानते हैं, इसी को कहा जाता है बेटा स्टैंडर्ड लीड के नाम से। हार्ट को जो कंप्लीट जो विजुअलाइज किया जाता है वो लीड्स के माध्यम से किया जाता है। बात कीजिए कहाँ कहाँ प्लेस किया जाता है। सबसे पहले मैंने आपको हाथ, चारों हाथ पैरों में मैंने आपसे बात की थी सर, सबसे पहले किसको लगाते हैं, एगुमेंटेड वाले को प्लेस करते हैं। उसके बाद में राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच में जो होता है लिम्ब लीड फर्स्ट होती है। लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में कौन सी होती है बेटा, यहाँ पे सेकंड होती है। राइट आर्म और लेफ्ट लेग के बीच में कौन सी होती है, यहाँ पे थर्ड लीड का मैंने आपको नाम लिया। उसके बाद में मैंने आपसे कहा सर चेस्ट लीड कौन कौन सी होती है, V1, V2, V3, V4, V5 और V6। V1 जो प्लेस किया जाता है राइट साइड में, इसके जस्ट अपोजिट लेफ्ट साइड में किया जाता है, 4 इंटरकोस्टल स्पेस में किया जाता है। इसके बाद में मिड क्लेविकुलर लाइन चलते हैं, 5th इंटरकोस्टल स्पेस चलते हैं, किसको करते हैं बेटा, V4 को प्लेस किया जाता है। दोनों के बीच में किसको करते हैं, V3 को करते हैं। एंटर एक्सिलर लाइन जब चलेंगे 5th इंटरकोस्टल लाइन में किसको लगाया जाएगा, V6 को लगाया जाएगा। यहां तक की कहानी उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी, यस या नो। अब छोटी सी कहानी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी सर, जब भी अपन ईसीजी करते हैं किसका यूज करते हैं बेटा, कार्डियक जेली का यूज करते हैं, NaCl जेली भी नाम से भी जानते हैं। ग्राफ पेपर को मैंने थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया था। ग्राफ होता है, एक लार्ज होता है, एक स्मॉल का जो टाइमिंग होता है वो कितना होता है, 0.04 सेकंड का समय लगता है। तो 5 में कितना लगता है बेटा जी, यहाँ पे लार्ज स्क्वायर में कितना समय लगता है, 0.20 सेकंड का समय। एक छोटे बॉक्स की जो साइज होती है बेटा 1 mm की होती है, तो 5 की कितनी हो गई बेटा जी, यहाँ पे 5 mm। तो बड़े की कितने हो गए बेटा, 5। मशीन का जो टाइम होता है बेटा कितना सेकंड का होता है, तो ये जो इसी मशीन की स्पीड जो होती है किसी हिसाब से चलते 25 mm ऑफ Hg। जब आप ईसीजी ग्राफ को देखोगे तो उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ आता है ना, 25 mm ऑफ पर सेकंड के हिसाब से चलती है मशीन, किस हिसाब से, 25 mm पर सेकंड के हिसाब से चलती है। एक सेकंड में कितना, 25 mm चल सकती है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था किसको, यहाँ पे ईसीजी वेव को। ईसीजी वेव के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया, पी वेव होती है, पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, पी वेव पीआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बाद में क्या होती है बेटा, टी वेव होती है, एसटी सेगमेंट होता है, पीआर इंटरवल होता है।
मैंने आपको डिस्कस किया था पी वेव किसको बताएगी, तो आपने कहना है सर आफ्टर डीपोलराइजेशन को बताते कितना समय लगेगा, तो 0.12 सेकंड का लगता है। कितने स्मॉल बॉक्स को कवर करती है, तो आपने कहा सर 3 स्मॉल बॉक्स होते हैं। सेकंड मैंने आपसे डिस्कस किया था पी आर इंटरवल किस कहां से कहां तक होते हैं, पी वेव का बिगिनिंग यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का बिगिनिंग होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे पी आर इंटरवल कहते हैं। और पी आर इंटरवल के अंदर जो समय लगता है बेटा कितना लगता है, 0.12 सेकंड से लेकर 0.2 सेकंड का समय लगता है। 3 से 5 कितने बताए थे, 3 से 5। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, अभी तक जो मैंने आपसे बात की थी होते हैं वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना क्या कहलाता है बेटा जी, यहाँ पे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कहलाता है। और वेंट्रिकल के अंदर डीपोलराइजेशन होना मतलब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट होना, कितना समय लगता है इसमें, तो अपने कहना से 0.04 सेकंड से लेकर 0.10 सेकंड का समय लगता है। कितने स्मॉल बॉक्स बनेंगे, हाँ 1 से 2.5, ये 0.10 है ना, 10 के बाद में जीरो की कोई, मैंने आपसे डिस्कस किया था एचटी सेगमेंट, जो किसको बताएगा बेटा, वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों को बताता है। कितना समय लगता है इसमें, 0.08 सेकंड का समय लगता है। सेकंड कहानी मैंने आपको डिस्कस की, जे पॉइंट बनता है, जैसे क्यूआरएस का एंडिंग होता है, टी वेव का बिगिनिंग होता है, वहां पे एक जे जैसा आकार बनता है, उसे जे पॉइंट कहते हैं। टी वेव की मैंने आपसे बात की, टी वेव को क्या किसको बताती है बेटा, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को बताती है। और जब वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को बताती है, इसमें कितना समय लगता है, तो आपने कहना से 0.08 सेकंड से लेकर 0.12 सेकंड का समय लगता है। 2 से 3 स्मॉल बॉक्स को कवर करके चलती है। टी वेव एलिवेशन मतलब कि टी वेव एलिवेटेड हो जाती है किस किस में, तो आपने कहना है सबसे टी वेव एलिवेट हाइपर कैलिमिया, हाइपोमैग्नीसिमिया, और इन्वर्टेड किस में हो जाती है बेटा जी, यहाँ पे हाइपोकैलिमिया में, क्योंकि हाइपोकैलिमिया में किसका, यू वेव का परमानेंट होता है। यू वेव ओनली सीन इन हाइपोकैलिमिया, नॉर्मल नहीं होती, एबनॉर्मल होती है। बात समझ में आई क्या। इसके बाद हम कहानी चले थे बेटा किसकी, क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल कंप्लीट बताएगा किसको, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन कंप्लीट कहानी जो चलेगी किसकी चलेगी, क्यूटी इंटरवल, जिसके अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था कितना, 0.32 से लेकर 0.40, मतलब कि कितने स्मॉल बॉक्स बने थे, 8 से 10 स्मॉल बॉक्स की कहानी मैंने आपको डिस्कस की थी। अब इसके बाद में यदि अपना एक टॉपिक आएगा क्वेश्चन की, सर सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा, हमने किसी पैसे, आज की कहानी आपकी यहां से स्टार्ट होती है। अब तक जो मैंने डिस्कस किया था, कल का डिस्कस किया था। सबसे पहले ये होता है कि सर हमें नए नए खिलाड़ी हैं, हमें ईसीजी लेना नहीं आता है, आपको भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। और सपोज कीजिए मैंने आपको बताया सर इस लीड को यहां लगाना है, इसको यहां लगाना है, इस हिसाब से आपने प्लेस किया, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो ईसीजी लिया वो सही है या नहीं। तो जब भी ईसीजी की वैलिडिटी को देखते हैं ना बेटा, तो वैलिडिटी देखते समय, कंफर्मेशन करते समय कि लीड प्लेसमेंट हमारा सही हुआ है नहीं हुआ है, तो आपने सिर्फ कौन सी वेव को देखना है बेटा, एवीआर की वेव को देखना है। बाकी सभी जो वेव है आपको कैसे मिलेगी बेटा, ऐसे मिलेगी, सभी के सभी वेव आपको ऐसे मिलेगी, यस। लेकिन जब आप एवीआर की जाओगे, यदि आपने ईसीजी किया है और ईसीजी लीड प्लेसमेंट आपका सही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एवीआर का जो क्या होगा, वेव होगा बेटा, वो कैसे मिलेगा, मिरर इमेज में मिलेगा, मतलब उल्टा मिलेगा। बाकी सबके सब कैसी मिलेगी, ऐसी। और जो आप जब इसको देखोगे एवीआर को, तो सही ईसीजी के अंदर कैसी मिलेगी बेटा, ऐसे उल्टी मिलेगी। और यदि एवीआर की वेव यदि आपको उल्टी देखने को मिले, तो समझ जाना आपका किया हुआ ईसीजी बिल्कुल सही है। यही होता है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा कंफर्मेशन कैसे पता चलेगा, तो जब वेव को देखा जाएगा, तो वेव यहाँ पे एवीआर की जो वेव बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा, यहाँ पे मिरर इमेज में बनेगी, मतलब उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। और यदि इन्वर्टेड पी वेव मिले, यदि ये पी वेव बेटा ऐसे की जगह आपको कैसी मिल जाए बेटा, यहाँ पे ऐसी मिल जाए, यदि आपको ऐसी यदि पी वेव मिल जाए इन्वर्टेड, तो समझ जाना जिस जगह पे उसका हर्ट होना चाहिए था वहां नहीं है।
क्योंकि पी वेव किसको बताती है? आर्टर डीपोलराइजेशन। अब पी वेव उल्टी हो गई है, वो क्या है भाई साहब, एक टर्म है ही नहीं है। पी वेव उल्टी हो जाना मतलब एक टर्म है ही नहीं है, उल्टी हो गई है। इसका मतलब जिस जगह पे हार्ट होना चाहिए तो उस जगह पे हार्ट है ही नहीं है। मतलब क्या हो गया? डेस्टोकार्डिया हो गया। और डेस्टोकार्डिया का मतलब क्या होता है? हार्ट का कहां हो जाना? यहां की जगह यहां आ जाना, मतलब कि लेफ्ट की जगह, इसे कहते हैं डेस्टोकार्डिया। और डेस्टोकार्डिया की कंडीशंस के अंदर पी वेव उल्टी बनी हुई। बातें समझ में आई क्या? सबको समझ में आई? अब कहानी नेक्स्ट अपनी चली थी बेटा कौन सी? यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने आपको कल डिस्कस किए थे। इसके बाद यहां तक अपन पहुंच गए थे और मैंने आपसे डिस्कस किया था ईसीजी चेंजेस इन एमआई। एमआई जब भी किसी पेशेंट को होता है, एमआई का कारण क्या होता है? सबसे पहले मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एमआई बताइए। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एमआई। यदि मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप विद्वान हो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एमआई, एमआई का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? क्या? स्मोकिंग। तो यदि मैं आपसे कहता हूं सर मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ सीओपीडी, स्मोकिंग किसका होता है? सीओपीडी का होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या बोला? प्लग फॉर्मेशन हो जाना, एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन हो जाना। अच्छा, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ऐसा क्या होता है कि एमआई हो जाता है? ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, किसको? हार्ट को। नहीं, मैंने तो पूछा है एमआई कोरोनरी आर्टरी, किसको? नहीं, मैंने तो पूछा एमआई, मैंने तो एमआई पूछा है। यस, मायोकार्डियल लेयर को प्रॉपर वे में सप्लाई नहीं पहुंच पाना, एमआई होता है। अब ये हुआ किसकी वजह से है? एथेरोस्क्लेरोसिस के फॉर्मेशन की वजह से हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ बेटा? इस्चीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? इस्चीमिया। और इस्चीमिया आगे जाके किसको कॉज करता है बेटा जी? यहाँ पे एमआई को कॉज करता है। आपको चेस्ट पेन हुआ, आपको नहीं हो, पेशेंट को हुआ है, नहीं है? और जैसे चेस्ट पेन हुआ हमने क्या लिया? एंटीजी लिया बेटा। क्या लिया? एंटीजी। एंटीजी का मतलब क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। हमने एंटीजी लिया, हमने नाइट्रोग्लिसरीन लिया। और यदि एंटीजी लेने के बाद में आपका पेन सही हो जाता है तो समझ जाना एंजाइना था। और एंटीजी लेने के बाद में यदि पेन सही नहीं होता है तो समझ जाना क्या है? एमआई। क्या है? एमआई। ड्रग ऑफ चॉइस है एमआई की। एमआई की ड्रग ऑफ चॉइस। कल को मत कहना कि सर एसजीपीजे का एग्जाम हुआ था, 2 क्वेश्चन आए थे ड्रग ऑफ चॉइस के। क्या जाएगा? कुछ भी बोल दो, अपनी घर की धर्मशाला है। हाँ, एस्पिरिन, डिजॉक्सिन, हाँ, मॉर्फिन सल्फेट। क्या होती है? मॉर्फिन सल्फेट होती है बेटा। क्या होती है? मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट होती है। चलो आगे समझाएंगे सब कुछ। इसके बाद मैंने आपसे कहा सर सबसे पहले जब भी किसी पेशेंट को एमआई होता है तो उसको क्या हो जाता है बेटा? एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एमआई की कंडीशंस के अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो जाता है। और टी वेव कैसे हो जाता है बेटा? इन्वर्जन हो जाता है। यस, एसटी सेगमेंट एलिवेशन होना, टी वेव का इन्वर्जन हो जाना, ये किसको इंडिकेट करता है बेटा जी? यहाँ पे एमआई। अब मैंने सेकंड आपसे कहा सर यदि हमें किसी पेशेंट को पहले एमआई हुआ था हमें कैसे पता चलेगा? तो जिस पर्सन को पहले एमआई हुआ था, प्रीवियस यदि एमआई है, उसकी दवाइयां वगैरह चली है, तो उस पर्सन में हमेशा 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 के लिए क्या हो जाती है बेटा? क्यू वेव परमानेंटली चेंज हो जाती है। क्यू वेव हमेशा उसमें एबनॉर्मल देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब एमआई कितने टाइप का होता है? 2। ईसीजी के आधार पर यदि मैं आपसे डिस्कस करूं तो सर एमआई 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है बेटा यहाँ पे? एसटी सेगमेंट एमआई, और दूसरा कौन सा होता है बेटा यहाँ पे? नॉन एसटी सेगमेंट एमआई। एसटी
एस फॉर एसटी सेगमेंट, ई फॉर एलिवेशन एम आई, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एम आई, और दूसरा कौन सा बेटा, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एम आई। ये सबसे पहली बार यदि होगा तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगा, और यदि बेटा जी क्या हुआ, उसकी पहले से ट्रीटमेंट चला हुआ है या उसकी कोई भी सर्जरी की गई है, एंजियोप्लास्टी की गई है, लेकिन फिर भी उस पर्सन को एमआई है, तो उसमें कभी भी एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं होता है। पहली बार यदि एमआई होता है तो एसटी सेगमेंट मिलेगा, लेकिन पहले की यदि कोई है तो उसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं होता है। क्या होता है, क्यू वेव का चेंजेस हो जाता है। एमआई कितने टाइप का होता है, एमआई कितने टाइप का होता है, कितने, अरे उंगली कितनी है, 4। कितने टाइप का एमआई होता है, ये तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन के आधार पर। एमआई जो होता है बेटा जी यहाँ पे आपने कहना से 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, सेप्टल वॉल एमआई, बोलो कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा, एंटीरियर वॉल एमआई, नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड कौन सा, लेटरल वॉल एमआई, नेक्स्ट कौन सा बेटा, इंफीरियर वॉल एमआई। यस, एक और होता है कौन सा, जिसे अपन कहते हैं पोस्टर वॉल एमआई, इसको बाद में बताऊंगा। मेनली आपने 4 टाइप के बोलने से कौन कौन सा है, सेप्टल वॉल एमआई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि किसी पेशेंट को सेप्टल वॉल एमआई हुआ तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन किस में देखने को मिलेगा, तो आपने कहना है सर किस किस की वेव में मिलेगा बेटा, V1 और V2। एसटी सेगमेंट एलिवेशन यदि कहां हुआ बेटा, V1 और V2 की वेव में हुआ तो समझ जाना उसको कौन सा है, सेप्टल वॉल एमआई है। और यदि V3 V4 की वेव में यदि एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिला तो कौन सा बेटा, एंटर वॉल एमआई होगा। और यदि बेटा V5 V6 एवीएल और लीड फर्स्ट में यदि क्या मिला, एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिला, तो समझ जाना उसको लेटरल वॉल एमआई है। और यदि सेकंड, थर्ड और एवीएफ में यदि क्या मिला बेटा जी, यहाँ पे आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिला, तो समझ जाना क्या उसको, इंफीरियर वॉल एमआई है। ये सभी के सभी वेव होती है ईसीजी के अंदर, V1 AVR AVL सबकी होती है उसमें, गवाह बताऊं अभी मैं आपको ना। इसके बाद पोस्टर वॉल एमआई में क्या हो जाता है बेटा, सीधा सीधा बोलना सर, पोस्टर वॉल यदि एमआई होता है तो उसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं होता है, क्या होता है, डिप्रेस होता है। अच्छा रिपीट कीजिए मेरे साथ में, सबसे पहले सेप्टल वॉल एमआई हुआ तो क्या होगा, एलिवेशन किस किस में देखने को मिलेगा, बोलो, सेप्टल वॉल एमआई में एलिवेशन, एंटर वॉल एमआई में, लेटरल वॉल एमआई में, इंफीरियर वॉल एमआई में, इंफीरियर वॉल एमआई, और पोस्टर वॉल एमआई में कुछ याद नहीं रखना है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं होगा सर, क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। एवीआर हमेशा किसको बताता है बेटा, एट्रोवेंट्रिकुलर, किसको बताता है बेटा, एवीआर जो बताता है किसको, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को बताता है। ये बातें आगे चलेगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाता है। अब सबसे पहले यदि अपन क्वेश्चन देखें, 2 क्वेश्चन समझना, आपको अब ऐसे नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा कि सर ये बताइए किसी को एक्यूट एमआई हुआ, एक होता है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब है सडनली ऑनसेट, क्या हुआ, चेस्ट पेन होने लगा, सडनली हो जाना चेस्ट पेन, ऑनसेट होना उसे एक्यूट कहते हैं, प्रोग्रेसिव होना, लंबे समय तक रहना, उसे क्या कहते हैं बेटा, क्रोनिक। सबसे पहले टॉल पीक टी वेव मिलेगी, जो किसका होता है बेटा, फर्स्ट साइन ऑफ एक्यूट एमआई। यदि कुछ समय के लिए एमआई हुआ है, सडनली हुआ है, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे सबसे पहला साइन कौन सा मिलेगा, यहाँ पे टॉल पीक टी वेव मिलेगा। और क्रोनिक एमआई में क्या मिलेगा बेटा, इन्वर्टेड टी वेव मिलेगा, जो क्रोनिक एमआई को इंडिकेट करता है। सडन है तो क्या मिलेगा, टी वेव एलिवेशन मिलेगा, मतलब कि इन्वर्टेड, मतलब क्या मिलेगा, एलिवेशन मिलेगा, टॉल मिलेगा। और यदि क्रोनिक है तो कैसा मिलेगा बेटा, यहाँ पे इन्वर्टेड, उल्टा हो जाएगा। इंक्रीज नंबर ऑफ बॉक्स। अब आ जाइए, आज चलेंगे अपना कहानी जो चलेगी वो चलेगी सर ग्राफ पेपर को देख के हार्ट रेट कैसे बताते हैं, काउंटिंग कैसे बताते हैं। एक ग्राफ पेपर को देख के सीधा कैसे बोलेंगे, इसको टैकीकार्डिया हो गया है, इसको ब्रेडिकार्डिया हो गया, कैसे पता करेंगे इस चीज को। तो सबसे पहले बेटा जी, यदि आपने देखना है अपने आपको, यदि ईसीजी के अंदर, आपको यदि ईसीजी के अंदर नंबर ऑफ बॉक्स यदि बढ़े हुए मिले,
ज्यादा बॉक्सेस की संख्या मिले। यदि ईसीजी में मैंने आपको बोला स्मॉल बॉक्स होते हैं, लार्ज बॉक्स होते हैं, और यदि ईसीजी वेव को आपने देखा उसमें यदि ज्यादा बॉक्सेस यदि इंक्लूड हैं दो आर के बीच में, ज्यादा बॉक्स है तो समझ जाना सर क्या है यहाँ पे, उसको ब्रेडिकार्डिया हुआ है। क्या हुआ है? यदि बॉक्सेस की संख्या कम होती है तो समझ जाना क्या हुआ उसको, ब्रेडिकार्डिया। अब देखो बॉक्सेस की संख्या कब बढ़ेगी, जब आराम से हार्ट रेट चली हुई है, आराम से हार्ट रेट चली हुई है। जब धीरे धीरे हार्ट रेट चलेगी ज्यादा बॉक्स में जाके बनेगी। एक चलेगी जल्दी जल्दी तो कम बॉक्स बनेंगे। कितने बनेंगे? कम बॉक्स बनेंगे। बॉक्सेस के नंबर बढ़ना, बॉक्सेस की संख्या बढ़ना, बोलो बॉक्सेस की संख्या बढ़ना, बॉक्सेस की संख्या कम होना। दो चीज समझ में आई। ये किसके बीच में देखते हैं बेटा, दो आग, ऐसे आग बन गया एक, यस, ये पी वेव और ऐसे दो आग के बीच में क्या होना बेटा, नंबर्स को देखा जाता है, नंबर ऑफ बॉक्स को देखते हैं। अब आ जाइए कैसे निकालेंगे हार्ट रेट। दो फॉर्मूला है बेटा आपके पास। हाउ कैन काउंट पल्स रेट बाय ईसीजी। ईसीजी के माध्यम से पल्स रेट कैसे चेक किया जाता है, तो आपने क्या करना है बेटा, 1500 को डिवाइड कर, 1500 डिवाइड बाय 1500 डिवाइड बाय काउंट स्मॉल बॉक्स बिटवीन टू आर। दो आर के बीच में आपने देखना है कि सर कितने स्मॉल बॉक्स है, और 1500 से डिवाइड कर देना, जो भी आएगा आपका क्या आएगा, हार्ट रेट आएगा। यदि आपने स्मॉल बॉक्स की जगह किसको काउंट है बेटा, लार्ज बॉक्स को, तो डिवाइड किसमें करना है इसको, 300 में। किसमें करना है? दोनों ही सही है, लेकिन मुझे ये बताया एक्यूरेसी किसकी मानी जाएगी, किसकी मानेंगे? स्मॉल बॉक्स वाले की आपको क्या मिलेगी बेटा, एक्यूरेसी यहां पे देखने को मिलेगी। निकाल दोगे हार्ट रेट? चलो एक क्वेश्चन देते हैं। जिसमें थोड़ा अच्छा दिखेगा उसको निकाल, साफ दिख सके। इसमें तो एक ही है ना। ये दिख जाएगा शायद आपको ना, दिख जाएगा। इसमें आपको स्मॉल बॉक्स दिखे क्या, दिखे हुए स्मॉल बॉक्स कॉपर। चलो इस वाले ग्राफ की मुझे हार्ट रेट गिन के बताओ, निकालिए जल्दी से। गिनो जल्दी से कितनी हार्ट रेट होगी इसकी, पल्स रेट बताओ। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी है ना, निकालो। कितनी आई इसकी हार्ट रेट? 100। हाँ जी मुनियाज, निकाल तो कितनी है, समझ नहीं आया, नहीं आया?
मैंने क्या बोला, 2 आर के बीच में स्मॉल बॉक्स को काउंट करना है बस, और 2 आर के बीच में स्मॉल बॉक्स को काउंट करना है। जितने स्मॉल बॉक्स होते हैं स्मॉल बॉक्स को 1500 में भाग दे दो, लार्ज बॉक्स है तो लार्ज बॉक्स है 300 में भाग दे दो, बस 2 चीजें। हाँ 88, देखो समझो, ये 2 आ रहा है आपके सामने, देखो स्मॉल बॉक्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17, कंप्लीट कितने स्मॉल बॉक्स है, 17। इनको सबको मत गिनना, ओनली टॉप वाले गिन लिया, कितना है 17, कितने में भाग देना है, 1500 में। ये लो दीजिए, अब भाग दीजिए, 1500 में 17 भाग दीजिए। एटी एट के आसपास आएगा, सही आया। अब इसका लार्ज बॉक्स से निकालो, लार्ज बॉक्स से निकाल के बताओ। देखो लार्ज बॉक्स कहां कहां से बने हुए, देखो सबसे पहले लार्ज बॉक्स देखो, जैसे कि मैंने देखा यहां से लेकर यहां तक 1 2 3 4 5, ये एक बॉक्स हो गया, 1 2 3 4 5, इस इधर से आ जाओ, 1 2 3 4 5, यहां से ये 2 बॉक्स हो गए, ये तीसरा बॉक्स हो गया, ये कौन सा बॉक्स है, चौथा बॉक्स हो गया, और ये कौन सा है बेटा, पांचवा बॉक्स है। अब मुझे बता 2 आर के बीच में कितने आए, इनको तो हटा दो, अब कितने आए, देखो आधा तो ये है 1 2 3, और ये आधा भी तो है 2 बॉक्स, तो 3.5, कितने हो गए 3.5। अब भाग दो, यस कितना आएगा, तो आधा ये हो गया, 3 कंप्लीट हो गए, 3 कंप्लीट एक आधा, तो कितना हो गया 3.5, देना भाग। आठ 24 और 3.5 इंटू 8 करना, 27, 8 आ गया 270, यस, फिर से कितने बच गए 30, तो 0 बढ़ गया 80 कुछ आएगा 85 के आसपास, लेकिन एक्यूरेसी किसकी आई है, सही तो इसमें आपको कंफ्यूजन भी हुआ है, इसमें आपको दिक्कत भी आई है, पॉइंटों में भी चीजें आई है। इससे अच्छा ये है ना, जब भी आपको पल्स रेट काउंट करनी पड़े, किसको गिन लो, स्मॉल बॉक्स को गिनो, किसको गिनो, स्मॉल बॉक्स। एक्यूरेसी हमेशा इसकी मानी जाती है। आ जाइए नेक्स्ट, यहां हमने देखा कि पल्स रेट काउंट कैसे की जाती है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आएगा आपका बंडल ब्रांच ब्लॉक से क्वेश्चन आता है। बंडल ब्रांच ब्लॉक का मतलब है कि यहाँ पे जो अपने कंडक्शन सिस्टम जो काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे क्या होती है, अपने हार्ट के अंदर जो वेव क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो होती है, उसका ब्लॉक हो जाता है, राइट साइड का या फिर लेफ्ट साइड का। तो आपने कहने से बंडल ब्रांच ब्लॉक जो होता है 2 टाइप का होता है। कौन सा होता है बेटा, एक होता है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और दूसरा कौन सा होता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। 2 टाइप का होता है, या तो राइट साइड के या लेफ्ट साइड का। हमें ईसीजी को देखे कैसे पता चलेगा किस पर्सन को राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है।
तो जब आप यहां पे क्या देखोगे बेटा, V1 और V6 को आपको देखना। V1 और V6 को जब आप देखोगे तो V1 की जो बेटा ECG वेव है वो कैसी मिलेगी, M शेप में मिलेगी, और V6 कैसे मिलेगा बेटा, W शेप में मिलेगा। और यदि V1 की ECG यदि आपको कैसे मिले, V1 की वेव यदि आपको M शेप टाइप से मिले और यहाँ पे V6 कैसे मिले, W शेप में, तो कह देना राइट साइड का बंडल ब्रांच ब्लॉक हुआ। यदि इसका उल्टा हो जाए, V1 यदि W में मिले और V6 यदि M में मिले, तो समझ जाने से कौन सा हुआ है, लेफ्ट साइड का हुआ। अच्छा, कैसी दिखेगी सर W और V, कैसा दिखेगा, इसको भी देख लीजिए। पहले ECG पढ़ा था क्या आपने कभी, कल ही पढ़ा था? एक मिनट दिखा देते हैं आपको। देखिए ECG वेव हमने देखा, और जैसे ECG देखा तो बेटा सबसे पहले कौन सी, यहाँ पे मैंने आपको बोला यदि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हुआ होगा तो V1 कौन से शेप में मिलेगा, W जैसा मिलेगा, और W जैसा दिखेगा तो कौन सा, ये कैसा दिखेगा बेटा, M जैसा दिखेगा। V1 यदि W जैसा दिखे, V6 यदि M जैसा दिखे, समझ जाना कौन सा हुआ है, L-B हुआ है। और यदि इसका उल्टा हो जाए, ये जो W था V1, ये यदि किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, M में हो जाए, और इसका M किस में हो जाए बेटा, W में हो जाए, तो समझ जाना कौन सा हुआ है उसको, राइट साइड को। फोटो ले लो बेटा इसका। अभी तक की कहानी में क्या क्या समझा हमने, सबसे पहले पल्स रेट कैसे निकालते हैं, लार्ज बॉक्स है तो 300 में देंगे, स्मॉल बॉक्स है तो 1500 में देंगे, और किस हिसाब से M और W का शेप बनता है जब बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाता है, राइट साइड होगा और लेफ्ट साइड होगा, क्या डिफरेंशिएशन है, सबकी मैंने आपको बताया। आगे ये कहानी आप किस में पढ़ोगे, कार्डियो में सब कुछ पढ़ोगे। नेक्स्ट यदि अपन बात कर लेते हैं बेटा, अच्छा कल आपने लिखा कहां तक था, ये हो गया था, यहां तक हो गया था कल। अच्छा इसको लिख दो फिर, जिसके बाद लिखा उन्हें जल्दी लिख दो। यहां तक हमने, आप चलेंगे कुछ डिजीज कंडीशन पे लेके चलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एसजीपीजीआई का आया हुआ क्वेश्चन बताएंगे, एक यहां से एक क्वेश्चन आया था एसजीपीजीआई में। फंडामेंटल, जब सबसे पहले कि सर मैं पूछता हूं कौन सी वैकेंसी का एग्जाम देना है, तो कहते हैं सर 9 सेट का देना है।
तो मैंने वापस पलट के पूछता बेटा कौन सा देना है सर, सेंट्रल का एग्जाम देना है। 2 महीने निकल जाते हैं, उसके बाद मैं पूछता बेटा कौन सा एग्जाम देना है, कि सर सोच के दे दिया और कामयाबी आपको हासिल नहीं हुई। फिर मैं पूछता बेटा आपका टारगेट कौन सा है, सर जो मिल जाए वही है नहीं? अब तो और लास्ट में जब एक आध 2-3 एग्जाम दे दिए फिर दिमाग में आता है सर अब तो जहां हो जाए वो ही ठीक है, अब तो CHO ही दिला दो चाहे, है नहीं है? इसलिए कभी भी अपने आप को हताश मत कीजिए, डीमोटिवेशन लेके मत आइए अपने आप पे। मैंने तो यहां तक देखा है ITBP की वैकेंसी आई थी, आर्मी की वैकेंसी थी की, ओनली 2 वैकेंसी, ऑल ओवर इंडिया की 2 वैकेंसी थी। वैकेंसी के अंदर जो लड़की क्वालिफाई हुई थी वो यहां की हुई थी अपने सम्राट। आगे जाके एक को तो फाइनल में मेडिकल में निकाल दिया, रश्मि को तो, और कविता को क्या हो गई, ज्वाइनिंग हो गई। सोच के देखिए जब 2 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में 2 वैकेंसी हो, उस पे भी बच्चा यदि अपने एग्जाम फाइट कर लेता है तो ये तो 1300-1400 वैकेंसी है, 1300 प्लस वैकेंसी है। यदि वो कहता है एग्जाम 2 होंगे, ले लो साहब। वो कहता है नॉन नर्सिंग अलग लूंगा, नर्सिंग अलग लूंगा, ये तो और भी अच्छा है। यदि वो कल को ये कह देता है ना बेटा कि मैं नॉन नर्सिंग से, तो जितनी नॉन नर्सिंग की तैयारी आप लोगों के है ना, इतनी किसी की नहीं है। ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात होगी, जितनी भीड़ होगी ना वो नॉन नर्सिंग में निकल जाएगी। मैं तो चाहता हूं ऐसा कुछ हो जाए तो और भी अच्छा है। ओनली फर्स्ट पेपर में नॉन नर्सिंग दे दे बस, वो मजे आ जाएंगे, है ना? EMRS का देखा था ना आपने हाल, EMRS के एग्जाम में क्या हुआ, माइनस में बच्चे लेने पड़े थे, माइनस में। आप मानोगे नहीं, OBC की जो गई थी, OBC मेरिट कितने पे गई थी, 4 पे गई, 7 पे गई थी बेटा। EMRS में पहला पेपर था नॉन नर्सिंग का, उसके बाद नर्सिंग का हुआ, एकलव्य विद्यालय वाले का 100 में से 100 में से जिसके स्कोर 7 था वो क्वालिफाई था। और EWS में तो ये हाल था -13, जिसके -13 आए थे ना वो क्वालिफाई था। बताओ, रिजल्ट उठा के देख लो EMRS पे का। कराओ तो सही, एग्जाम करा दो बस, पेपर लीक मत कराना, आगे की तो हम देख लेंगे। चलें आगे, चलो नेक्स्ट। लिख दिया क्या? आ जाइए बेटा, एक एक कंडीशन को अच्छे समझना। आपका SGPGI-MS का लास्ट टाइम क्वेश्चन यहां से आया था, अगली स्लाइड में बताऊंगा। कार्डियक मॉनिटरिंग का हमें कैसे पता करना है, इसमें अलग अलग कंडीशंस आपकी चलेगी। आर्टरी फ्लैटर क्या होता है, टैकीकार्डिया क्या होती है, एसिस्टोल डिसरिथमियास क्या होता है, सब कुछ चलेगा इसमें। सबसे पहले आपसे कहेगा सर नॉर्मल साइनस रिदम, जब क्या बोला इसने, NSR नॉर्मल साइनस रिदम क्या होता है, तो आपने सुना होगा कि सर हमारी जो हार्ट रेट होती है नॉर्मल कितनी होती है बेटा, 60 से लेकर 100 होती है। 60 से लेकर 100 हार्ट रेट होती है, इसको नॉर्मल इंडिकेट किया जाता है। यदि किसी पर्सन की हार्ट रेट कितनी चली हुई बेटा, 60 से लेकर 100 तक चली हुई है, तो समझ जाना क्या है बेटा, नॉर्मल है। और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, नॉर्मल साइनस रिदम कहते हैं, मतलब रिदम इसकी अच्छे से चली हुई, नॉर्मल वे में ECG है। हार्ट रेट कितनी होती है नॉर्मल साइनस रिदम में, तो आपने कहना है सर 60 से 100 होती है। पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, पी वेव आपने कहना है सर, पी वेव जो रिप्रेजेंट कर किसको, आर्टरल डीपोलराइजेशन को। नॉर्मल है,
PR इंटरवल किसको बेटा, रिप्रेजेंटिंग कंडक्शंस ऑफ द इंपल्सिव जनरेशन। पेसमेकर आपने नाम सुना होगा, ऐसे नोड, एबी नोड, यस। और कौन सा सुना था आपने, बंडल ऑफ हीट्स और पुंकेंजी फाइबर्स। जो हार्ट का जो दिल माना जाता है, दिल का भी दिल होता है, दिल का भी दिल होता है, जिसके बिना दिल नहीं लगता है, वो कौन होता है, पेसमेकर ऑफ द हार्ट। ऐसे नोड सबसे ज्यादा इंपल्स जनरेट करने का काम करता है। और ऐसे नोड जो होता है बेटा कहां पे प्रेजेंट होता है, ये राइट एट्रियम में, कहां पे, अपर साइड में, कहां पे, यस, इथर वेना कावा की जहां पे ओपनिंग होती है उस जगह पे। तो आपने कहना है सर ऐसे नोड से एबी नोड में अब क्या करता है बेटा, इंपल्सिव जनरेशन को क्रिएट करता है। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो काम होता है बेटा किसका, वेंट्रिकुलर डीपोलराइसिस का काम होता है। इसके बाद में टी वेव का जो काम होता है, आफ्टर ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटिंग दी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। देखो मैंने वही चीजें आपको बताई। यदि किसी भी पेशेंट का यदि नॉर्मल ईसीजी आता है, नॉर्मल ईसीजी किस कंडीशन में आएगा, जब उसकी हार्ट रेट कितनी होगी बेटा, 60 से 100 होती है। और 60 से 100 नॉर्मल होता है, जिसे क्या कहते हैं, नॉर्मल साइनस रिदम कहते हैं। क्या कहते हैं, पी वेव भी नॉर्मल है, पीआर इंटरवल नॉर्मल है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल है, यस, और टी वेव भी क्या है बेटा, नॉर्मल है। इसमें हमें किसी भी टाइप के ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। इस कंडीशन को कहते हैं बेटा एनएसआर। सेकंड कंडीशन जो आती है, अब देखिए इसका ईसीजी देखो आप, इसका ईसीजी आपको नॉर्मल चला हुआ है प्रॉपर सीक्वेंस में, लेकिन आपने देखोगा कभी कभी मूवी हम देखते हैं, मूवी देखते हैं एकदम से शौक में चले जाते हैं, यदि उस ईसीजी कैसे आते, फ्लैट लाइन आ जाती है। और ईसीजी का फ्लैट लाइन आ जाना मतलब क्या है, ये चला गया, जाने के कगार पे जाता नहीं है, यस। फ्लैट लाइन आ जाना सबसे पहले देखी जाएगी बेटा, इसमें क्या होगा। अब मुझे ये बताइए, इसमें क्या रिदम चला हुआ है क्या, फ्लैट लाइन है। और फ्लैट लाइन का आ जाना मतलब कि क्या है बेटा, एसिस्टोल, एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। मतलब कि ऐसे नोड से एबी नोड में, एबी नोड से बंडल ऑफ हीट्स में, बंडल ऑफ हीट्स से पुंकेंजी फाइबर्स के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं है। तो यहां पे क्या होगा बेटा, रेगुलरिटी क्या देखने मिलेगी, नो रिदम, देयर इज ए फ्लैट लाइन ऑन ईसीजी। जब उसमें कोई भी रिदम नहीं होगी तो ईसीजी कैसे हो जाएगी, फ्लैट लाइन देखने मिलेगी। रेट कितनी रहेगी बेटा, यहाँ पे इसमें कोई भी रेट नहीं, क्या होगा बेटा, नो पी वेव, पी वेव का एब्सेंट होना, हार्ट रेट का एब्सेंट होना, और कैसे आना, रिदम का फ्लैट आना। और इसके बाद में पीआर इंटरवल कैसे मिलेगा बेटा, पीआर इंटर अनेबल टू मीजर। जब पी वेव ही नहीं है तो पीआर इंटरवल कहां से देख पाएंगे, उसको मीजर नहीं कर पाते हैं। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है बेटा, कोई भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। एक तो कंडीशन वो थी जिसमें सभी नॉर्मल थे, एक कंडीशन वो है जिसके अंदर सभी के सभी एब्सेंट हो गए। इसे क्या कहते हैं बेटा, एसिस्टोल, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। और ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम एसजीपीजीआई 2024 में। क्वेश्चन इतना से पूछा गया था, क्वेश्चन था कि सर एसिस्टोल एब्सेंस ऑफ, मतलब कि एसिस्टोल ईसीजी, एसिस्टोल ईसीजी कंडीशंस के अंदर डेवलप क्या होती है। तो आपने क्या बोलना है सर, एड्रेनालिन देते, क्या देते हैं, एड्रेनालिन 1 mg ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है एसिस्टोल कंडीशंस के अंदर। जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंडक्शन नहीं चलता है तो क्या फ्लैट लाइन आ जाती है, अगर मरे हुए के समान हो गया है। और आपने सुनोगा एक हार्मोन्स को कहा जाता है करो या मरो हार्मोन के नाम से, किसको जानते हैं, डू एंड डाई। एड्रेनालिन लास्ट ऑप्शन होता है। कितना देते हैं एड्रेनालिन, 1 mg, यस। अच्छा रेशो में पूछेगा तो सबसे पहले रेशो में 1:1000 सबसे पहले, फिर 5 मिनट का वेट 1:10,000, उसके बाद में 1:1,00,000 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। यदि आप ऐसे दिए और 1 लाख तक आप दे चुके हैं और उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आईसीयू से बाहर आना है, आने के बाद में गर्दन नीचे करनी है और बोलना है एम सो सॉरी, काफी कोशिश किया, बचा नहीं पाया, चला गया। चाय भलाई बैठ के अंदर हम चाय पी के आए हैं, वहां हंसते हुए बाहर मत आना। जाओगे ना एसजीपीआई नॉर्सेट में, हंसना मत बेटा, बहुत सेंसिटिव होते हैं वहां पे। जो पेशेंट आते हैं ना वो सब बीआईपी आते हैं, और बीआईपी एम्स में जो पेशेंट आएंगे, एसजीपीजीआई में आएंगे, आरएमएल आएंगे, छोटे मोटे पेशेंट थोड़ी आएंगे हमारे मेडिकल के जैसे, है नहीं, जिसको कहीं जगह नहीं उसको मेडिकल में। मैं कहता हूं
और मेडिकल के 2 वार्ड तो ऐसे हैं जिसमें आप जा भी नहीं सकते हो। कौन कौन से? एक चक्कर लगा के आ जाना, लावारिस वार्ड में चक्कर लगा के आ जाना। लावारिस जो वार्ड होता है जिसका कोई नहीं है, उसका वो वार्ड है नहीं है? पेशेंट से ज्यादा आपको चूहे दिखेंगे वार्ड में घुसते ही। वो वही और वो भी सेकंड फ्लोर पे जाके। थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर कौन सा है वो? थर्ड फ्लोर। बताओ, मतलब कि चूहे के अंदर इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि वो थर्ड फ्लोर पे चढ़ गया, पेशेंट नहीं चढ़ पाता। मरे हुए इंसान के समान जो दिया जाता है उसमें क्या देंगे? एड्रेनलिन, फ्लैट लाइन। और जब आपने देखा होगा, जब ईसीजी मूवियों में हमने देखा था, जब ईसीजी की लाइन यदि फ्लैट हो जाती है तो हम क्या कहते हैं मूवी देखते हुए? गया ये, है ना? गया ये। तो वो भी आपने सुना होगा, एक गाना आया था, तुसी छोड़ो ना जिधर तेनू छड़के नहीं जांदे। सुना होगा ना? रहो बेखौफ जिंदगी से छड़के नहीं जांदे। हाँ जी हाँ, उस वाले गाने में यही होता है, फ्लैट लाइन आ जाती है बिल्कुल, है नहीं है? तो आपने कहना है ऐसे 2 तरह कंडीशन समझ। जिंदगी में उतार चढ़ाव आना भी आवश्यक होता है, क्योंकि ईसीजी में फ्लैट लाइन का मतलब डेड माना जाता है। और यदि ईसीजी के अंदर उथल पुथल मची हुई है तो समझ जाओ तुम सही हो। और क्योंकि फ्लैट लाइन यदि आ गई, उथल पुथल बंद हो गई, तो समझ जाओ क्या है? खत्म है। मैं आपको डेली इंपॉर्टेंट प्रोसीजर पढ़ाऊंगा, फंडामेंटल जानना पड़ेगा एक एक चीज। और बहुत चीज रहेगी कि हाथ हो सकता है, ऐप चालू हो जाएगा आपका, तो एडिशनल जो चीजें वो आपके ऐप पे चलती रहेगी क्लास के अलावा। ऐप को भी बैठना ना। इसी दिन तो आप बनाना है थोड़ा सा।
आउटसाइड की वजह से थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया पहले से इसी का ना। ठीक है सबने, इसको बनाओ ऐसे नॉर्मल एकदम, दो तीन एकदम ऐसे नॉर्मल बनाओ। चले आगे। अपना टाइम तो ऐसा जाता है, पता चले एक घंटे कब निकल गया। चल बनाया सबने, आज ने एस स्टोर ईसीसी से यदि क्वेश्चन आ गया गलत कर बताना बेटा। ठीक है दोनों कंडीशन समझ में आई आपको।
नॉर्मल साइनस विल कम और समझ में आया दोनों। आप देख लें इसके इसी बना दिया सबने सही से बनाना ऐसे लाइन में दो आधे है। अब देखिए बेटा यदि कोई आपसे ये कह दे साइनस ब्रेडिकार्डिया, अच्छा ब्रेडिकार्डिया नॉर्मल से क्या हो जाना हार्ट रेट का कम हो जाना, कितने से कम हो जाना 60 से कम हो जाना, 100 से ज्यादा होना ब्रेडिकार्डिया और यदि 60 से कम हो जाना ब्रेडिकार्डिया। नॉर्मल कितना बोला था मैंने आपको 60 to 100, 60 से 100 तक नॉर्मल माना जाएगा, लेकिन 60 से कम हो जाएगी उसे क्या कहेंगे बेटे आपके ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। ये जो होता है सेम एज एनएसआर, एनएसआर का मतलब क्या होता है नॉर्मल साइनस रिदम प्लस हार्ट रेट क्या हो जाती है यहाँ पे लेस देन 60 बीट पर मिनट हो जाती है, लेकिन इसका कारण हमें पता नहीं है एसिम्प्टोमेटिक। ड्रग क्या मानी जाती है ब्रेडिकार्डिया के अंदर बेटा किसको मानते हैं एट्रोपिन सल्फेट। अब कभी-कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि अपन पेशेंट को जो एट्रोपिन सल्फेट देते हैं ये हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं कम करने का काम करते हैं, तो हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए क्योंकि इसको हमेशा दिया जाता है किसमें बेटा ब्रेडिकार्डिया कंडीशन में दिया जाता है एट्रोपिन सल्फेट ड्रग को मानते हैं। किस कारण से हो सकता है तो आपसे कहेगा सर ये बताइए कि ब्रेडिकार्डिया होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो ये ड्रग की वजह से हो सकता है। कभी कभी आपने सुना होगा सर वेगस नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से हो जाता है, कभी भी कार्डियक पेशेंट के अंदर सुना होगा आपने एनिमा नहीं देते हैं सबोजेटिव नहीं देते हैं या रेक्टम स्टिमुलेशन होने के चांस हो सकते हैं, तो क्या कॉज कर सकते हैं ब्रेडिकार्डिया कॉज कर सकती है। या क्या हो सकता है हाइपो एंडोक्राइन स्टेट हो सकता है, एंडोक्राइन सिस्टम अपने हार्मोन्स कम कर सकती है। या क्या हो सकता है बेटा हाइपोथर्मिक वजह से ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जब तक एक लिमिट यानी हाइपोथर्मिक वजह से हो सकता है या साइनस नॉट इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, मतलब एमआई के अंदर एमआई की वजह से हो सकता है। ये सभी के सभी कारण क्या हो सकते हैं बेटा किसको हो सकते हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया हो सकते हैं। अब साइनस ब्रेडिकार्डिया के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले रेगुलरिटी की मैं आपसे बात कर लेता हूं। मैंने क्या बोला था सर होता तो एनएसआर है, एनएसआर के साथ ओनली क्या होता है हार्ट रेट का कम हो जाना, ओनली हार्ट रेट का कम हो जाना, बाकी सब एनएसआर है। तो नॉर्मल क्या मिलेगी रेट कितने से कम मिलेगी 60 से कम मिलेगी, 25 से ज्यादा मिलेगी 40 से ज्यादा मिलेगी, 60 से कम हो जाना है ना। और इसके बाद पीवे कैसे मिलेगी देयर इज ए वन पीवे इन फ्रंट ऑफ एवरी पीआरएस, मतलब कि जैसे नॉर्मल पैटर्न होती है। इसके बाद पीआर इंटरवल का समय नॉर्मल रहेगा, उस बेटा नॉर्मल रहेगा। ओनली क्या होगा इसमें हार्ट रेट कम होगा, इससे अपन क्या कहेंगे साइनस ब्रेडिकार्डिया, क्या कहेंगे साइनस ब्रेडिकार्डिया। मतलब ब्रेडिकार्डिया होता है दो आर के बीच का इंटरवल बढ़ जाता है, बढ़ गया ना। देखो आप पहले वाली ईसीजी में देखना, इसको देखना, ये आपको क्या बड़ा हुआ मिलेगा बॉक्सेस के नंबर बड़े हुए मिलेंगे। चलो देखो इसको साइनस ब्रेडिकार्डिया ये आ गया तो आपके दिमाग में क्या चलेगा सर ने वैसे ही टाइम खराब किया है नहीं आना है तो दोनों में भी आ सकता है।
अब आपके एमपीसीसी का टेस्ट पेपर बना हुआ है, ठीक है, वो आपने अटेम्प्ट करना है सर। कल वाला जो लिखने के दिया था, लिख के लेके आया था आपने? कल आपके एंगल बैलेंस करके क्लास है एमएसएन। ऐसे के लिए फोटो ले लीजिए, लिख के दिखाना, इसका फोटो ले लीजिए। कल टाइम बचेगा अपना, जब पढ़ते समय आपको नींद आने लगे तो लिखने लग जाना 1 बजे के बाद ना थोड़ा। दिया समय फोटो कल अपना समझाने का काम रहेगा, टाइम बच जाएगा, 1 घंटे में समझा देंगे। अच्छा इसी बीच में कर दो जल्दी, कल सबको लिख के लेके आना, ओनली 3-4 पेज है बस। इसके आगे तो कल पढ़ेंगे। नहीं अभी नहीं करना, अभी तो बहुत है। कल समझाने का काम रहेगा,
5-6 स्लाइड मैंने आपको दी लिख के लाने के लिए, उसको नहीं लिख पाओगे तो ऑल्सो लिख लेना। ओके, आज के लिए इतना ही था।